डब्ल्यूडब्ल्यूई का कहना है, टैलेंट, हार्डवर्क, क्राउड का प्यार, अगर ये तुम्हारे पास है तो तुम सुपरस्टार बन सकते हो। पर ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमसे कहा गया। रेसलिंग रिंग के पीछे लॉकर रूम के अंधेरे कोनों में असली गेम खेला जाता है। वहां तलवार नहीं चलती, वहां चलती है पॉलिटिक्स। किसी का करियर एक हैंडशेक से बनता है और किसी का एक हैंडशेक रिफ्यूज करने की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आज मैं तुम्हें 10 ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूँ जहाँ टैलेंट काफी नहीं था, जहाँ क्राउड का प्यार काफी नहीं था, जहाँ एक इंसान की पूरी मेहनत एक बड़े नाम के ईगो की वजह से दब गई, और एक स्टार जिसने खुद अपनी पॉपुलैरिटी बनाई बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई की परमिशन के उसे इतनी बुरी तरह से तोड़ा गया कि आज भी वो एक वार्निंग है बाकी सबके लिए। 2011 जब वो अपने हिसाब से कुछ कर रहा था, जैक राइडर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से परमिशन नहीं ली और उसने यूट्यूब पे अपना शो शुरू किया, जेड ट्रू लॉन्ग आइलैंड स्टोरी, और ऑर्गेनिकली बिना किसी पुश के डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा बेबी फेस बन गया। क्राउड उसे मांगता था, चैंस होते थे, मर्चेंडाइज बिकती रहती थी, और डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा बिना हमारे परमिशन के इतना बड़ा स्टार बन सकता है तो फिर हमारी जरूरत ही क्या है। रिजल्ट, उसे जॉन सीना और केन के एक एम्बैरेसिंग स्टोरी लाइन में डाल दिया गया। हर वीक राइडर पिटता, गिराया जाता, ह्यूमिलेट किया जाता, और वो भी टीवी पे। वो यूएस चैंपियन बना और अगले ही हफ्ते टाइटल छीन लिया गया। एक ऑर्गेनिक स्टार को सिस्टमैटिकली तोड़ा गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने कुछ डिसीजंस अपने टर्म्स पे लेने की कोशिश की। 2005 में डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा हील मोहम्मद हसन, ये कैरेक्टर जीनियस था। एक अरब अमेरिकन जो अमेरिका के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोलता था। रियल इश्यूज, रियल एंगर, रियल क्राउड रिएक्शन। लेकिन लॉकर रूम में कुछ लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि यह बंदा इतनी तेजी से ऊपर जाए। फिर आया वो दिन, जुलाई 2005, जब लंदन में बॉम्बिंग्स हुए, और इत्तेफाक से उसी वीक स्मैकडाउन पे हसन का एक कंट्रोवर्शियल टेररिस्ट थीम्ड सेगमेंट एयर हुआ। यूपीएन नेटवर्क ने प्रेशर डाला, लोकर रूम ने प्रेशर डाला, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक टैलेंटेड रेसलर का करियर खत्म करने के लिए इस इंसिडेंट को एक परफेक्ट एक्सक्यूज की तरह यूज किया। हसन को स्क्रीन से हटाया गया परमानेंटली। टैलेंट था, कैरेक्टर था, फ्यूचर था, सब कुछ था, पर किस्मत वो उसके साथ नहीं थी। वेडर, लियोन वाइट, डब्ल्यूसीडब्ल्यू का एक ब्रूटल अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर। 1996 में डब्ल्यूडब्ल्यूई आया और समरस्लैम में शॉन माइकल्स के साथ मैच किया। मैच के दौरान एक स्पॉट मिस हुआ। नॉर्मल रेसलिंग में इतना तो चलता है, लेकिन शॉन माइकल्स तो फिर भी शॉन माइकल्स था। लाइव टीवी पे वेडर पे चिल्लाया, पब्लिकली एम्बैरेस किया, और फिर बैक स्टेज विंस के पास गया और बोला कि या तो वेडर जाए या फिर मैं जाता हूँ। विंस ने शॉन को चुना। वेडर, जो वर्ल्ड टाइटल के लिए बना था, मिड कार्ड में दबा दिया गया और फिर कभी रिकवर कर ही नहीं पाया। एक मॉन्स्टर को एक इंसान के ईगो ने खत्म कर दिया। ऑन हार्ट, ब्रैड से ज्यादा एथलेटिक, ब्रैड से ज्यादा वर्सटाइल, कई लोगों के हिसाब से ब्रैड से ज्यादा टैलेंटेड। लेकिन 1997 के बाद, मॉन्ट्रिया स्क्रू जॉब के बाद, जब ब्रैड डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के गया, ओन अकेले रह गया, और डीएक्स, शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच ने इंश्योर किया कि ओवन कभी मेन इवेंट सीन में आ ही ना पाए, और उसे दिया गया द ब्लू ब्लेजर, एक कार्टूनिश सिली मास्क्ड कैरेक्टर। एक इंसान जिसने दुनिया को रियल रेसलिंग दिखाई थी, उसे क्लाउन बना दिया गया। और फिर ओवर द एज 1999 वो ट्रेजिक रात आई, ओन हार्ट इज गॉन, और आज भी ये सवाल जिंदा है, अगर पॉलिटिक्स ने उन्हें ब्लू ब्लेजर नहीं बनाया होता तो चीजें शायद अलग होती। डब्ल्यूसीडब्ल्यू में डीडीपी, डायमंड डेलास पेज, एक सेल्फ मेड स्टार था। 40 की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बना। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2001 में डब्ल्यूसीडब्ल्यू खरीदा, डीडीपी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसे दिया अंडरटेकर की वाइफ का स्टॉकर का कैरेक्टर। एक वर्ल्ड चैंपियन, एक फैन फेवरेट, एक लेजेंड, उसे क्रीपी विलन बनाया गया सिर्फ इसलिए
ताकि अंडरटेकर उसे क्रश कर सके। ताकि मैसेज साफ रहे, WCW वाले यहाँ कुछ नहीं है। DDP ने भी खुद कहा, मुझे पता था ये मेरे करियर का एंड है, मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्लियरली ये WWE का एक इंटेंशनल ह्यूमिलेशन था। ये तो सिर्फ 5 थे, पर टॉप 5 में जो नाम है, इन्होंने सिर्फ अपना स्पोर्ट नहीं खोया, इन्होंने अपनी जिंदगी खोई, अपनी सैनिटी खोई, अपनी लेगेसी खोई। और नंबर 1, ये सुन के तुम्हारा WWE से भरोसा उड़ जाएगा। चाइना, द नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो पहली औरत थी जिसने मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता। वो DX की बैकबोन थी। वो एक एरा थी और वो ट्रिपल एच की गर्लफ्रेंड थी। बैकस्टेज पे ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन के बीच कुछ ऐसा हुआ जो चाइना को पता चल गया, और उस दिन से चाइना का पुश खत्म। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। WWE ने उसे सिस्टमैटिकली इरेज किया, हॉल ऑफ फेम से, DVDs से, हिस्ट्री से। एक औरत जिसने रेसलिंग में रिवॉल्यूशन लाया, वुमन और WWE के लिए कुछ थी ही नहीं। उनकी जिंदगी बाद में अंधेरों में चली गई और 2016 शी इज गॉन। ट्रिपल एच आज WWE का बॉस है, स्टेफनी मैकमैन उसकी वाइफ है, पर चाइना को ऐसा क्या पता चला था, वो कभी बाहर ही नहीं आया। 2001 से 2006 तक WWE में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिकली ओवर स्टार रॉब वैन डेम। क्राउड उसे वर्ल्ड चैंपियन देखना चाहती थी। चैंट्स होते थे, रिएक्शन अनमैच्ड थे। लेकिन ट्रिपल एच का रेन ऑफ टेरर चल रहा था 2002 से 2005 तक। ट्रिपल एच ने इंश्योर किया कि रॉ का टॉप स्पॉट सिर्फ उनका रहे। RVD को डेलिबरेटली मिड कार्ड में रखा गया। 2006 में फाइनली RVD को WWE चैंपियन बनाया गया और 4 हफ्ते बाद एक ड्रग बस्ट के बाद टाइटल छीन लिया गया। संजोग मे बी, लेकिन RVD खुद कहते हैं, मुझे कभी वो स्पोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जून 2011, CM पंक ने एक माइक्रोफोन पकड़ा और दुनिया बदल दी। पाइप बॉम्ब, रियल, रॉ, अनस्क्रिप्टेड एनर्जी। वो WWE का नेक्स्ट फेस बन सकता था। क्राउड रेडी था, लेकिन ट्रिपल एच और जॉन सीना का शेडो इतना बड़ा था कि पंक कभी ट्रूली ऊपर ही नहीं पहुंचा। 434 दिन तक WWE चैंपियन रहा। WWE हिस्ट्री का एक लंबा रेन। और फिर आया रेसलमेनिया 29, जहां मेन इवेंट था रॉक वर्सेस सीना पार्ट 2। एक मैच जो किसी को नहीं चाहिए था। एक मैच जो सिर्फ हॉलीवुड ईगो और पार्ट टाइमर स्टार्स की वजह से हुआ। पंक जो 434 दिन तक कंपनी का फेस था, उसे रेसलमेनिया का मेन इवेंट नहीं मिला। जनवरी 2014, पंक ने WWE छोड़ दी। रियल था, रियल फ्रस्ट्रेशन था, और हर रेसलिंग फैन समझता था क्यों। नवंबर 9, 1997, मॉन्ट्रियल सर्वाइवर सीरीज। ये रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा रियल लाइफ षड्यंत्र था। ब्रेट हार्ट WCW जा रहा था, WWE चैंपियन था। विंस चाहते थे कि ब्रेट टाइटल ड्रॉप करे। ब्रेट ने रिफ्यूज किया, तो विंस मैकमैन ने शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच के साथ मिलके ब्रेट के साथ धोखा किया। मैच के दौरान बिना ब्रेट को बताए रेफरी को बेल बजा देने का सिग्नल दे दिया और शॉन माइकल्स को विनर डिक्लेयर कर दिया। ब्रेट हार्ट एक लॉयल चैंपियन और उसकी ही कंपनी ने ऑन कैमरा बिट्रे किया। ब्रेट ने मॉनिटर पे ठोका, विंस को बैकस्टेज जाके पंच किया, और ये सच है, कैमरा पे रिकॉर्डेड है, हिस्ट्री में है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये बिट्रेयल था। 173 और 0। WCW का सबसे बड़ा स्टार, एक अनडिफिटेड स्ट्रीक जिसने स्टेडियम भर दिए। एक आदमी जिसका सिर्फ नाम सुन के क्राउड मेंटल हो जाता था। 2003 में गोल्डबर्ग WWE आया। ये मूवमेंट मनी था, लेकिन ट्रिपल एच को ये पसंद नहीं आया। एलिमिनेशन 2003, गोल्डबर्ग को बिना किसी बिल्डअप के हराया गया, सिर्फ ट्रिपल एच के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। बुकर टी के साथ फ्यूड, गोल्डबर्ग डोमिनेंट था, फिर भी बुकर को पुश मिला। एक आदमी जो 173 और 0 का रिकॉर्ड लेके आया था, एक साल में मेडिकोर दिखाया गया। 2004 में गोल्डबर्ग चला गया और पूरी WWE यूनिवर्स जानती थी क्यों। टैलेंट ने नहीं रोका उसे, एक आदमी के ईगो ने रोका। ये सब सिर्फ रेसलिंग नहीं है, ये एक आईना है जिसमें दिखता है
कि क्या होता है जब पावर और ईगो टैलेंट से बड़ी हो जाती है। जैक राइडर ने खुद अपना करियर बनाया, तोड़ दिया गया। चाइना ने रिवॉल्यूशन लाया, इरेज कर दिया गया। सीएम पक ने सच बोला, इग्नोर किया गया। ब्रेट हार्ट ने लॉयल्टी दिखाई, धोखा मिला। डब्ल्यू एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, लेकिन कभी कभी एंटरटेनमेंट के पीछे छुपी होती है साजिश। तो तुम्हारे हिसाब से ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स करता था? कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त रेसलिंग फैन है तो ये वीडियो उसे जरूर दिखाओ। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।